नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में तापमान पे बात कर रहे थे और उस पर आपको 2 क्लासेज मिल चुकी हैं। जो लास्ट क्लास हमने किया था टेम्परेचर पे, वो तापमान के वितरण की बात शुरू हुई थी लेकिन बातें हुई नहीं थी उस पर। आज हम उस पर बात करेंगे तापमान पे, ठीक है। और इसके वितरण पे आज मुख्य चर्चा आज होगी। कल हमने कुछ छोटी छोटी बातों को, कुछ बेसिक थे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आगे की क्लासेज में और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने उसको कल बताया। और क्लाइमेटोलॉजी चूँकि कॉन्सेप्चुअल ही है पूरा का पूरा, तो जलवायु विज्ञान में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। समझ लिए अगर एक बार तो क्लाइमेटोलॉजी मतलब कुछ नहीं, अगर नहीं समझे तो फिर ये तो अपने आप में जटिल है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी कोशिश बस इतनी सी है कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो तापमान के वितरण पे हम बात शुरू किए थे लेकिन बातें हुई नहीं थी। उसके दौरान हमने कुछ पृथ्वी की गतियों पे बात किया था आपके साथ, अक्षांश पे बात हुई थी, कुछ कटिबंधों पे बात हुई थी, और सूर्य का जो आना जाना है कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में, इन सब पे बातें हुई थी। कुछ सवाल थे जिनके जवाब आपको मिले। तो आज हम शुरू करते हैं अपने मूल टॉपिक को। कुछ बातें हम आज भी करेंगे उसी से संबंधित जो बेसिक है, लेकिन अब ये बेसिक जो है वो बीच बीच में चलता रहेगा टॉपिक के साथ साथ, ठीक है। तो हमें मुख्य रूप से तापमान का वितरण देखना था, जिसमें आपसे बात हुई थी कि तापमान का वितरण 2 है। एक क्षैतिज वितरण पढ़ना है हमको, एक ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्षैतिज वितरण की बात करेंगे कि क्षैतिज वितरण क्या है और सतह पर कैसे इसको हम समझेंगे। ऊर्ध्वाधर वितरण तो बहुत आसान है क्योंकि ये तो जब मैंने वायुमंडल की संरचना आपको पढ़ाया था तभी आपको बताया था कि वायुमंडल में कैसे तापमान कहाँ कितना कम होता है, कहाँ अधिक होता है, क्यों होता है, इन सब पे भी बात हम कर चुके हैं। लेकिन तापमान के क्षैतिज वितरण पे बातें नहीं हुई थी, तो उस पर हम यहाँ बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर वितरण मैंने आपको बताया, इसमें हमें टेम्परेचर का जो इन्वर्जन है उस पर बात ज़्यादा करनी है। आप लोग पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, तापमान व्युत्क्रमणता एक शब्द आपको खूब मिलता होगा, तापमान व्युत्क्रमणता हिंदी में, और अंग्रेजी में टेम्परेचर इन्वर्जन शब्द मिलता है। इसी को हमें देखना है और यही परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण भी है और परीक्षाओं में इन्हीं से प्रश्न भी बनते हैं। क्योंकि जो सीधा सीधा वायुमंडल में अगर तापमान की बात की जाए तो टेम्परेचर गिरता है क्षोभ मंडल तक, उसके बाद में तापमान स्थिर हो जाता है, फिर तापमान बढ़ता है, फिर घटता है, फिर लगातार बढ़ता है। ये मैंने आपको वायुमंडल की संरचना में पूरा बता दिया था। लेकिन ये वहाँ पर हमने कहीं नहीं चर्चा किया था कि वायुमंडल में तापमान गिरने के अलावा कभी कभी बढ़ता भी है। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में ही सही। तो जो अपवाद थे वहाँ पे, उन अपवादों को हमें यहाँ एक टॉपिक के रूप में पढ़ना है, देखेंगे उसको भी। लेकिन पहले हमें ये देख लेना चाहिए क्षैतिज वितरण को, और इस क्षैतिज वितरण को हम 2 तरीके से देखेंगे, 2 माध्यमों से देखेंगे। वैसे एक तरीका से भी समझा जा सकता है, लेकिन हमने सोचा कि टॉपिक को थोड़ा सा और आसान बना दिया जाए, क्यों ना हम इसको 2 तरीके से सीखा जाए। एक वो तरीका, आमतौर पे स्टूडेंट के पास एक तरीका होता है ताप कटिबंध का, कि विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र पर जाने पे तापमान में कमी आती है। लेकिन समताप रेखाओं के बारे में भी आप जानते रहें, क्योंकि अब परीक्षा में, मेंस में या प्रीलिम्स में अगर समताप रेखा को ही आधार बना के क्वेश्चन बन गया तो क्या करेंगे। अब जब आप एक तरीके से सीखते हैं, जब आप कटिबंधों से ही सिर्फ सीखते हैं तापमान का वितरण, तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। समताप रेखा सिर्फ वही 1-2 लाइन की चीज़ नहीं है। आज आप देखेंगे कि ये एक पूरा टॉपिक है। तो कुछ चीज़ें जो छूट जाती हैं उनको हम समताप रेखाओं के माध्यम से सीख लेंगे और कुछ ताप कटिबंधों के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समताप रेखा जो होती है उसके माध्यम से, ठीक है। तो पहले तो यही बात आती है कि समताप रेखा क्या है। कुछ देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट हैं यहाँ भी और वो मैं आपको यहाँ बताते चलूँगा। तो सबसे पहले आपको कुछ बातें जो ध्यान में रखनी है, पेन और कॉपी रख के आप बैठिए, उनको आप नोट करते रहिएगा। और यही जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो चाहे जो भी किताब आप उठाएंगे पढ़ने के लिए या जो भी नोट्स आप पढ़ेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपको याद आएगा कि हाँ सर ने इसको बताया था, तो वहाँ पढ़ लेंगे तुरंत रिपीट हो जाएगी चीज़ें। तो यहाँ बहुत ध्यान से आप नोट करते चलिएगा। बहुत थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो सवाल बनता है कि समताप रेखा है क्या। अगर ये एक रेखा है तो ये समताप यानी समान तापमान वाली रेखा, और समान तापमान वाली रेखा का मतलब ये होगा कि जो 2 जगहों पर एक समान तापमान है अगर, तो उनको मिलाने वाली रेखा। तो आप लिख लीजिए, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा।
स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समताप रेखा कहलाती है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है इसकी, ध्यान में रखिएगा कि कोई दो स्थान है जहाँ पे तापमान एक जैसा है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्थान ये है, यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। कोई स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर इसका तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई स्थान यहाँ पर है, यहाँ तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन स्थानों को कौन सी रेखा मिला रही है? यही समताप रेखा है। क्या है? यही समताप रेखा है। अब पृथ्वी पर हमें इन्हीं को देखना है कि क्या दो चार 6 जगहें ऐसी मिलेंगी जहाँ पर 1 डिग्री पे तापमान हो, जैसे 15 डिग्री का जो सेंटीग्रेड का तापमान है। ऐसे कितने स्थान होंगे कि वहाँ पे 15 डिग्री तापमान ही होगा? उन्हीं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो समताप रेखा होगी, ठीक है। ये तो बात हो गई परिभाषा की। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो समताप रेखा होती है उस रेखा का आकलन हम कहाँ से करते हैं? तो समुद्र तल से किसी भी चीज़ का आकलन हम करते हैं पृथ्वी पर। ये एकदम बेसिक सी बात है, आप पहले से भी जानते होंगे कि चाहे हमें ऊंचाई की गणना करनी हो, चाहे टेम्परेचर की गणना करनी हो, वो हम कहाँ पे करते हैं? समुद्र तल पे लाके करते हैं। समुद्र तल का मतलब हो गया कि जो सी लेवल है वहाँ पे हम उसी को वहीं से शुरुआत करते हैं हम अपना, सी लेवल से ही। क्योंकि भाई स्थल पे दिक्कत क्या होती है? स्थल पे दिक्कत ये होती है कि कहीं पे स्थल बहुत ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, तो ये समस्या ना हो कि ऊंचाई में या फिर इन सब के आंकड़ों में कोई हेरफेर ना होने पाए। इसलिए हम समुद्र के तल को क्या मानते हैं? वो आधार तल मानते हैं जहाँ पे हमें किसी चीज़ को मापना है, किसी आंकड़े को दिखाना है। अब समुद्र को ही क्यों? ये कारण तो ये होगा कि स्थल पे उच्चावच बहुत ज़्यादा है। दूसरा कारण ये होगा कि भाई जिसकी मात्रा अधिक होगी, जिसकी संख्या अधिक होगी, जिसका भार अधिक होगा, दबदबा उसी का होगा। तो इस पृथ्वी पर जहाँ 70% से अधिक भाग पर जल फैला हुआ है अगर, तो फिर हमें आधार किसको बनाना होगा? जल को ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक टर्म्स और आपको मिलते हैं, दैनिक औसत तापमान क्या है? ये भी ध्यान रखिएगा, दैनिक औसत तापमान, ठीक है। यानी दैनिक औसत तापमान का अर्थ ये होगा कि दिन का, किसी दिन का टेम्परेचर कितना होगा। अब एक दिन में आप देखते हैं कि सुबह से लेकर अगली सुबह के बीच में, यानी 24 घंटे का एक पूरा दिन माना जाता है। आज की सुबह से लेकर अगली सुबह तक के बीच में क्या तापमान एक ही डिग्री पे अटका हुआ था? या फिर कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, कभी बहुत कम हुआ, कभी बहुत ज़्यादा हुआ? मुझे लगता है कि दिन भर में ये सारी अवस्थाएं तापमान की आ जाती हैं। मॉर्निंग में तापमान कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तापमान 2 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा हो गया, फिर धीरे धीरे गिरने लगा। रात में तापमान कम हुआ, ये होता रहता है कि नहीं? तो अगर हमें औसत निकालना हो दिन भर का, अब ये तो है नहीं कि हम पूरे दिन का ये आंकड़ा हर 1 मिनट का रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं 12:05 पे इतना डिग्री तापमान था, फिर 12:10 पे इतना डिग्री तापमान हुआ, शाम को 6 बजे इतना डिग्री। ये तो कोई आंकड़ा हुआ नहीं। अगर किसी ने एक दिन का तापमान पूछा है तो औसत तापमान बताना होगा आपको कि उस दिन का, पूरे दिन का जो तापमान रहा है उसका जो औसत तापमान है वो निकालने के लिए क्या करते हैं कि किसी दिन का अधिकतम तापमान ले लिया जाता है। किसी दिन का अधिकतम तापमान, ठीक है। कोई दिन है जिस दिन का भी तापमान आपको जानना है, उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितने बजे कब प्राप्त हुआ, ये ध्यान में रखा जाएगा। और उसी दिन का न्यूनतम तापमान का औसत क्या कहलाता है? दैनिक औसत तापमान। भाई कोई दिन है जिसका अधिकतम तापमान मान लीजिए आपको 2 बजे मिला 20 डिग्री टेम्परेचर या 30 डिग्री तापमान मिला, और उस दिन में रात हुई, रात को सुबह पता चला क्या कि रात में 3 बजे या 4 बजे सबसे कम टेम्परेचर आपको मिला कितना? 16 डिग्री तापमान। तो फिर 30 और 16 मिलाकर 46 हुए, और अगर औसत निकालते हैं आप तो 23 डिग्री तापमान उस दिन का औसत रहा है, 23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो औसत ऐसे निकाला जाता है कि अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए, आंकड़े देकर प्रश्न बनेंगे इस पे, ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे सीधा सीधा परिभाषा तो कमीशन पूछेगा नहीं, क्योंकि भाई वो भी थोड़ा चालाक है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा चालाक है। अगर आपने पढ़ा है तो वो भी पढ़ के वहाँ पे बैठे हैं मेंबर्स भी, तो कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे कि औसत तापमान और नीचे परिभाषा लिख कर दे दिए, कभी नहीं। वहाँ प्रश्न ये बनेगा, वो प्रश्न बनाएंगे कि मान लीजिए कि किसी दिन का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है। 18 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट है, यानी मैक्सिमम तापमान है, और उसी दिन का 12 डिग्री तापमान सबसे कम है, यानी न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तो बताइए औसत तापमान कितना होगा, ठीक है। तो औसत तापमान आपको वहाँ पे आंसर करना होगा,
अब गुणा भाग करके आप निकाल लिए होंगे अब तक, ठीक है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रश्न ऐसे बनेंगे, इसको थोड़ा सा और वो घुमा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, यूजीसी तो पक्का घुमा देगा क्योंकि उसका फेवरेट होता है ये आंकड़े वगैरह, ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस में भी रखा है अपने आंकड़े। तो ठीक इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, औसत वार्षिक तापमान। तो इसी परिभाषा के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ष के किसी एक महीने का, यानी वर्ष के उस महीने का तापमान जिस महीने में सर्वाधिक तापमान रहा हो, जुलाई या जून का महीना हो सकता है उत्तरी गोलार्ध में। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा आप कि अगर कमीशन प्रश्न बनाएगा तो इतना आसान प्रश्न नहीं होगा कि आप यूं ही पकड़ लें। दिन वाले में तो दैनिक औसत तापमान तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन जब बात आ जाए कि औसत वार्षिक तापमान की, तो वो पहले तो परिभाषा ही देख लीजिए। वर्ष का सबसे गर्म महीने का तापमान और उसी वर्ष के सबसे ठंडे महीने का तापमान, तापमान का औसत क्या कहलाएगा? औसत वार्षिक तापमान। यानी यहाँ पे ये देखना है कि सबसे गर्म महीना कौन सा है। मान लीजिए जून, तो जून महीने का औसत तापमान कितना था? तो जून महीने का जितना भी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया हो, और फिर उसी वर्ष का सबसे ठंडा महीना कौन था? जनवरी। तो जनवरी महीने का तापमान, इनका जो औसत आएगा वो औसत वार्षिक तापमान होगा। अच्छा, अब जब कमीशन को प्रश्न बनाना होगा तो वो क्या करेगा? आपको तो पता है कि वर्ष का सबसे गर्म महीना और वर्ष का सबसे ठंडा महीना, लेकिन ये दो स्थितियां हो सकती हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? जुलाई। और दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? दिसंबर, जनवरी। तो यहाँ ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि कहीं प्रश्नों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध तो नहीं दे दिया है, क्योंकि कल ही आपने सीखा है, पिछली क्लास में आपने सीखा है कि सूर्य 6 महीने उत्तरायण होता है और 6 महीने दक्षिणायन। तो जब सूर्य दक्षिणायन होता है उस समय दक्षिण गोलार्ध में गर्मी अधिक होती है, वहाँ पे जो जून का और जुलाई का तापमान होगा वो डिफरेंट होगा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बातें तो हो गई, अब आप थोड़ा सा 2-4 पॉइंट्स और हैं उनको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे किसी स्थान पर डैश करके पॉइंट में लिख लो, क्या लिखना है? अधिकतम सूर्यातप कब प्राप्त होगा? किसी स्थान पर अधिकतम सूर्यातप कब होगा? दिन के 12 बजे, ठीक है, 12 PM पर। क्यों दिन के 12 बजे? यहाँ सूर्यातप की बात कर रहे हैं हम, तापमान की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। तो उसी स्थान पर तापमान कितने बजे सर्वाधिक होगा? तो किसी स्थान पर अधिकतम तापमान कितना होगा, कब होगा? अधिकतम तापमान अभी आप समझेंगे, यहाँ पे 2 बजे 2 PM पर। देखिए यहाँ मैंने 2 शब्द लिखा है, अधिकतम सूर्यातप कब प्राप्त होगा किसी स्थान पर, और अधिकतम तापमान कब प्राप्त होगा किसी स्थान पर। सूर्यातप और तापमान में अंतर क्या है? दोनों की टाइमिंग में भी अंतर है। यहाँ आप लगभग लगा लीजिएगा, क्योंकि भूगोल में कोई भी आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट हो जाता है। सूर्यातप का अर्थ हो गया कि सूर्य से आने वाला ताप, यानी इंसोलेशन, जो सूर्य का प्रकाश आता है, आएगा सतह पर पड़ेगा, सतह पर उसका प्राप्त होना या सतह तक पहुंचना ही सूर्यातप है। तो दिन के 12 बजे जब सूर्य आपके सिर पे है तब ही सबसे ज़्यादा सूर्यातप आपके पास पहुंचेगी उस स्थान पे। जब सूर्य की किरणें लंबवत हैं तो सर्वाधिक सूर्यातप आपको प्राप्त होगा। लेकिन जो तापमान होता है वो सूर्यातप कतई नहीं है। आप कभी ये मत सोचिएगा कि सूर्य की जो धूप है वो धूप वही तापमान है, नहीं, वो प्रकाश की किरणें हैं। तापमान तो वो है जब सतह उसको एब्जॉर्ब करेगी और फिर रेडिएशन के माध्यम से, यानी जो पार्थिव विकिरण होगा वो आपका तापमान होगा। पृथ्वी की सतह से उत्पन्न होने वाला विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वो होता है तापमान। तो अब 12 बजे जब सूर्य की किरणें सतह पर पहुंची किसी स्थान पर, तो सर्वाधिक उस टाइम में कब? 12 बजे। लेकिन जब 12 बजे पहुंचेंगी तो फिर वहाँ की सतह उसको एब्जॉर्ब करेगी। उसके बाद में शॉर्ट वेवलेंथ की किरणें हैं तो उनको लॉन्ग वेवलेंथ में चेंज करेगी। 2 घंटे का समय तो लगेगा ना, कि भाई गर्म होगी तब तो वो रेडिएशन उत्पन्न होगा। जब तक कोई पदार्थ गर्म नहीं होगा पूरी तरीके से तब तक फिर विकिरण कैसे हो सकता है? नहीं हो पाएगा। ये ठीक वैसे ही है कि आप कहीं आग जल रहा हो, उसके ऊपर से पतीला रख के तुरंत हटा लें,
मतलब सिर्फ आपने आग दिखा दिया तो क्या पतीला गर्म हो गया? नहीं हुआ। आपको आग को रखना पड़ेगा पतीले को थोड़ी देर तक, फिर पानी उबलना शुरू होगा। तो जो सूर्य का प्रकाश तो 12 बजे आ गया, लेकिन सतह का गर्म होना भी तो जरूरी है। अब सतह जब गर्म हो जाएगी तब रेडिएशन उत्पन्न करेगी, और उस रेडिएशन से उस जगह का तापमान बढ़ेगा। तो अधिकतम, और इस काम को करने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। तो दिन का जो अधिकतम तापमान है किसी स्थान पर, वो दोपहर के लगभग 2 बजे प्राप्त होता है। ठीक। अब बात आती है कि न्यूनतम वायुदाब किसी स्थान पर न्यूनतम वायुदाब कब होगा? न्यूनतम वायुदाब कितने बजे? तो न्यूनतम वायुदाब लगभग शाम को 5 बजे के आसपास। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए, वायुदाब और टेम्परेचर में एक संबंध होता है, 36 का आंकड़ा जिसे आप लोग बोलते हैं। जब वो नीचे जाएगा तो वो ऊपर उठेगा, ऊपर जाएगा तो नीचे उठेगा। कैसे होता है? मैंने कई बार बोला है कि थर्मामीटर गिरता है, जब थर्मामीटर जब ऊपर जाता है, इसका मतलब हो गया थर्मामीटर से क्या मापते हैं? तापमान ही तो मापा जाता है। तो जब तापमान अधिक होता है तो बैरोमीटर नीचे गिरता है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुदाब। तो बैरोमीटर नीचे गिरता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है कि जब किसी स्थान पर तापमान 2 बजे मैक्सिमम हो गया, तो अब हवाएं वहाँ की नीचे की सतह की वायु गर्म हुई, गर्म होकर हल्की होगी, अब वो ऊपर उठेगी। और वायुदाब क्या है? वायु द्वारा लगाया गया दाब। और यहाँ क्या हो रहा है? वायु गर्म होकर ऊपर जा रही है, तो फिर दाब तो लग नहीं रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि मिनिमम दाब होगा, कम से कम दबाव होगा। क्यों? क्योंकि दबाव ऊपर से होना था, और यहाँ तो ऊपर ही जा रही है हवाएं, तो कौन दबाव डालेगा? कोई दबाव डालने वाला है ही नहीं। तो यहाँ सबसे कम दबाव होगा कब? जब ये हवा, ये जो 2 बजे के आसपास सतह बढ़िया गर्म हो जाएगी तो शुरू होगा संवहन, और जब वायु गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करेगी तो वायुदाब वहाँ पे नहीं रह जाएगा। तो लगभग में 5 बजे के आसपास शाम को क्या होगा? न्यूनतम वायुदाब मिलेगा आपको उसी स्थान पर। अब बात आती है कि न्यूनतम तापमान किसी स्थान पर, न्यूनतम तापमान कब प्राप्त होता है? न्यूनतम तापमान तो लगभग सुबह 3 बजे के आसपास, 3 AM। अब ऐसा क्यों? कि मॉर्निंग में 3 बजे मिनिमम तापमान बोल रहा हूँ, सूर्य तब नहीं बोल रहा हूँ मैं। मैक्सिमम तापमान 2 बजे हुआ, क्योंकि 12 बजे सूर्य तब मिला था, तो गर्म होने में टाइम लग गया थोड़ा। 2 बजे मैक्सिमम तापमान प्राप्त हुआ। लेकिन न्यूनतम तापमान 3 बजे क्यों? क्योंकि भैया दिन भर धरती गर्म हुई है, वहाँ की सतह गर्म हुई, रेडिएशन निकाल रही है धीरे धीरे। शाम हो गया, अब वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है। अब काम क्या हुआ है कि जितनी सतह गर्म हो गई है वो रेडिएशन निकालेगी, विकिरण, और वो उष्मा जो गर्मी है उस गर्मी को बार ऊपर की तरफ छोड़ना शुरू कर दी वायुमंडल में। 10 बजे तक छोड़ी, 12 बजे तक छोड़ी, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक पहुँचते पहुँचते सतह एकदम अपनी सारी गर्मी बाहर कर देगी, और 3 बजे तक एकदम सतह ठंडी हो गई। यानी वहाँ पे अब मिनिमम तापमान है। तो अगर तापमान नहीं है तो फिर अधिकतम वायुदाब, अधिकतम वायुदाब जब 3 बजे के आसपास उस क्षेत्र में टेम्परेचर नहीं है, यानी वहाँ की वायु गर्म नहीं है, तनिक भर नहीं गर्म है, तो वायु ऊपर उठेगी नहीं। और अगर वायु ऊपर नहीं उठेगी तो मतलब ऊपर से दाब पड़ेगा, वायुदाब सही ठीक ठाक वायुदाब रहेगा। तो अधिकतम वायुदाब कब होगा? सुबह के लगभग 5 बजे। तो ये आपसे प्रश्न सामान्य है, एकदम नॉर्मल है कि आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा क्लाइमेटोलॉजी में, और इनका बड़ा प्रभाव आपको अभी आगे नजर आएगा। ठीक है, तो 5 बजे के आसपास अधिकतम वायुदाब होता है, क्योंकि वायुदाब के लिए ज़रूरी है क्या? थर्मामीटर का उठना कि गिरना। भाई अगर वायुदाब आप बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे? थर्मामीटर को कम करना पड़ेगा। ये वही हुआ ना। अब अगर ये थर्मामीटर यानी तापमान मिनिमम हो जाएगा तो बैरोमीटर क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। यही तो है। अगर थर्मामीटर यानी तापमान मिनिमम होगा तो बैरोमीटर अर्थात वायुदाब मैक्सिमम होगा। तो वही तो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान है, तापमान मिनिमम हो गया है, तो बैरोमीटर यानी वायुदाब मैक्सिमम अर्थात अधिकतम वायुदाब होगा। ये बातें थी, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ये तो बात कुछ बेसिक की हो गई। छोटी छोटी 2-4 बातें और हैं, हम देख लेते हैं, फिर आते हैं अपने मूल टॉपिक पे। हाँ, मूल टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ये टेम्परेचर जो है ये इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर इसलिए नहीं बन गया कि तापमान का वितरण इतना नहीं, उस वितरण को, उस छोटी सी चीज़ को समझने के लिए ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी बात और आप समझ लीजिए कि सूर्य कब कहाँ होता, मैंने पिछली क्लास में बताया भी है आपको। ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा,
और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में है, साउथ यानी मकर रेखा, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है यानी कर्क रेखा। सूर्य की स्थिति क्या होती है? 21 जून को कर्क रेखा पर, ठीक है, और फिर 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे होता है सूर्य, और फिर 22 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर को मकर रेखा पे, और फिर लौट करके 21 मार्च को कहाँ? विषुवत रेखा पे, और फिर 21 जून को कर्क रेखा पे। ये सूर्य की स्थिति है, इसको आप बना लीजिए, क्योंकि अभी जैसे ही मैं समताप रेखाओं पे बात करेंगे तुरंत इसको आपको याद करना होगा, देखना होगा। अच्छा, अब जब आपने ये देख लिया है कि दिन का अधिकतम सूर्य तप कब प्राप्त हो रहा है? 12 बजे, और अधिकतम तापमान 2 बजे, यानी 12 बजे सूर्य तप मिला किसी स्थान को, 12 बजे सूर्य तप मिला, ये सूर्य तप है 12 बजे, ठीक है, 12 PM पर। और ये गर्म कब हुआ? गर्म हो करके यहाँ रेडिएशन, यानी इसका जो तापमान है, अधिकतम तापमान हमें 2 बजे मिला, यानी 2 घंटे लेट, ठीक है। तो अगर हम इसको महीने पे कन्वर्ट किया जाए, इसको अप्लाई किया जाए, अगर इसे महीने के हिसाब से देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक सूर्य तप कब मिल रहा है? किस महीने में मिलेगा? अरे भाई, जब सूर्य लंबवत होगा कहाँ पे? कर्क रेखा पर, तभी तो हमें कर्क उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पे जब सूर्य लंबवत होगा, तो वो डेट कौन सा है? जून का महीना। ये ध्यान दो, जून महीने में उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक सूर्य तप मिल रहा है। उत्तरी गोलार्ध ये है 0 डिग्री के ऊपर, ये उत्तरी गोलार्ध और नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध। तो लंबवत कब है सूर्य? कर्क रेखा पर 21 जून को। वही आप लिख लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम सूर्य तप 21 जून को प्राप्त होता है। इक्कीस जून को, क्योंकि यहाँ सूर्य लंबवत है, सूर्य तप 21 जून को प्राप्त हो रहा है मैक्सिमम। तो कभी ये मत सोचिएगा कि 21 जून को सबसे गर्म दिन होगा, टेम्परेचर अधिक, नहीं, टेम्परेचर नहीं है ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ रहा है, सर्वाधिक प्रकाश 21 जून को पड़ेगा, क्योंकि सूर्य सीधा कर्क रेखा पे लंबवत है, ठीक है। तो अगर सूर्य तप अधिकतम 21 जून यानी जून महीने में प्राप्त हो रहा है, तो अधिकतम तापमान कब होगा? अतः अधिकतम तापमान 1 महीने बाद प्राप्त होगा। अधिकतम तापमान जुलाई में मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब 12 बजे सूर्य तप मिला और 2 बजे तापमान अधिक हुआ, 2 घंटे का अंतर 1 दिन में आ गया, तो अगर साल भर की गणना की जाए तो निश्चित रूप से जब अगर जून में सर्वाधिक सूर्य तप मिल रहा है, तो जून महीने में तो प्रकाश पड़ा है बढ़िया से, फिर जब सतह गर्म होकर के रेडिएशन उत्पन्न करेगी, तो महीना कौन सा आ जाएगा? तब तक जुलाई महीना आ जाएगा, जून नहीं रह जाएगा। तो जुलाई महीना उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना होता है। जुलाई महीना उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना होता है, ठीक है। अब बात आती है कि दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए, तो दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम सूर्य तप कब प्राप्त होगा? बताइए भाई। 22 दिसंबर को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य लंबवत कब हो रहा है? 22 दिसंबर को ही ना, मकर रेखा पर। तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को एकदम सिर पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, यानी आपकी परछाई आगे पीछे नहीं होगी उस दिन, सीधा आपके नीचे रहेगी। तो 22 दिसंबर को अगर सूर्य तप सबसे अधिक प्राप्त हो रहा है, तो फिर यहाँ सबसे अधिक तापमान कब होगा? जनवरी में। अतः अधिकतम तापमान जनवरी महीने का होगा। कहाँ पे होगा? दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी का होगा, ठीक है। ये 2 लाइनें तापमान के वितरण को पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप जान के रखिए ही रखिए, याद रखिए। और मैंने यहाँ बता भी दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अगर उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना जुलाई है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना जनवरी है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा महीना कौन सा होगा, हाँ, तो भाई इसी का अपोजिट कर दीजिए आप। अगर जुलाई सबसे गर्म महीना है, तो 22 दिसंबर को चूंकि सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा,
तो यानी जनवरी का महीना उत्तरी गोलार्ध में जो जनवरी माह होगा वो सबसे ठंडा माह होता है। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे ठंडा महीना कौन सा होगा? जुलाई। इसी को अपोजिट कर दीजिए। अच्छा, अब जब हम समताप रेखाएं जो पढ़ते हैं वो हमेशा जनवरी और जुलाई की समताप रेखाएं पढ़ी जाती हैं। जो समताप रेखाएं खींची जाएंगी वो इसी 2 महीने की, आप लिख भी लें यहाँ पे कि जुलाई माह उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म माह है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे ठंडा महीना है। ये सबसे ठंडा महीना है कौन? जुलाई। ये क्योंकि जब सूर्य भाई यहाँ पर है, कहाँ पे? कर्क रेखा के आसपास, तो यहाँ ठंडी होगी ही होगी। तो सबसे गर्म महीना, जो सबसे ठंडा महीना दक्षिणी गोलार्ध का होगा वो कौन होगा? जुलाई होगा। ठीक इसके विपरीत जनवरी माह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे गर्म महीना है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे गर्म माह है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में भाई जनवरी में बहुत ठंडी होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा महीना है। ठीक है, ठंडा महीना कौन? जनवरी। तो ये 4 फैक्ट है जो आप ध्यान रखिएगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि समताप रेखाएं खींचने के लिए हमें मिनिमम तापमान और मैक्सिमम तापमान वाले महीनों की जानकारी का होना बहुत ज़रूरी था, और वो निकल कर आ गया। ये जो जनवरी और जुलाई है ना, ये मौसम की चरम अवस्था को प्रस्तुत करता है। ये सबसे चरम अवस्था होती है मौसम की। कब? जुलाई में प्रचंड गर्मी उत्तरी गोलार्ध में, और जुलाई में प्रचंड ठंडी दक्षिणी गोलार्ध में। जनवरी में प्रचंड गर्मी कहाँ होगी? दक्षिणी गोलार्ध में, और प्रचंड ठंडी हमारे यहाँ यानी उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो चूंकि ये चरम मौसमी घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं, चरम अवस्थाओं को, कौन? ये 2 माह, जनवरी और जुलाई। इसीलिए समताप रेखाएं हमेशा किसकी खींची जाती हैं? जनवरी और जुलाई की। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लिखिएगा। ठीक है, एक पॉइंट और है जो आप लिख के रखिएगा, लिख लीजिए क्योंकि अभी उसकी भी ज़रूरत है। वो पॉइंट ये है, महाद्वीप जो होते हैं, महाद्वीप यानी जो स्थलीय भाग हैं, महाद्वीप जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी गर्म होते हैं, और जल्दी ठंडे भी होते हैं, और जल्दी ठंडे होते हैं। जबकि महासागर देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे भी होते हैं। इसकी क्या उपयोगिता है? इस लाइन का अर्थ क्या है, आप ये समझ लीजिए। मैंने कहा महाद्वीप यानी स्थलीय भाग जल्दी गर्म होते हैं, और ये रूल्स है, उष्मा का नियम ही है कि जो पदार्थ जितना जल्दी उष्मा का अवशोषण करेगा वो पदार्थ उतना ही जल्दी उष्मा का क्या करेगा? बहिर्गमन भी करेगा। ठीक है, वो उतना ही जल्दी उष्मा को छोड़ेगा भी। तो अगर स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं और जलीय भाग देर से गर्म होते हैं तो वैसे वो अपनी उष्मा भी निकालेंगे। लेकिन ये स्थल जल्दी क्यों गर्म हो जाते हैं और महासागर देर से क्यों गर्म होते हैं? महाद्वीप जल्दी गर्म होते हैं और महासागर देर से गर्म होते हैं। वो इसलिए कि जो स्थल होता है भाई, सूर्य तब तो सब पे पड़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, सन है, किरणें आ रही हैं, यहाँ पे स्थल है ये। ठीक है, ये वाला भाग स्थल है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये वाला हिस्सा। और यहाँ जल भरा हुआ है, ये महासागर है। ठीक, और फिर सूर्य से लहलहाती हुई किरणें आ रही हैं। अब बताइए कि ये तो सतह है, स्थल भाग है, तो क्या सूर्य की किरणें स्थल में घुस पाएंगे? स्थल में ये अंदर जा पाएंगे? नहीं।
सूर्य की किरणें स्थल के ऊपरी सतह को ही एकदम एकदम ऊपर वाली लेयर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और वो थोड़ा सा लेयर होगा। आप कभी मिट्टी खोदिए, फिर देखिए जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ सूर्य की किरणें बहुत पड़ रही हैं, बहुत गर्म है, मिट्टी गर्म है बहुत ज़्यादा, वहाँ भी आप मिट्टी खोद कर देखिए, इतना ही खोदेंगे तैसे आपको लगेगा इसके नीचे तो यार गर्मी है ही नहीं। आप बालू, अब रेत की मैं बात कर रहा हूँ, आप रेत पे जाइए जहाँ पे बालू बहुत सारा हो, आप बालू थोड़ा सा हटाइए, जैसे ही आप इतनी गहराई तक हटाएंगे ना, आपको लगेगा कि ऊपर वाली बालू तो आग की तरह जल रही है लेकिन अंदर ठंडी है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को जो एब्जॉर्ब किया है वो एकदम ऊपरी लेयर है। हटा दो तो फिर नीचे गर्मी नहीं पहुंची, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती हैं। तो स्थल पे जितना भी ऊपर एकदम थोड़ा सा यही गर्म होना है। अब पता लगा सूर्य का प्रकाश पहुंचा और ये सब जल्दी से गर्म हो गए। लेकिन फिर महासागरों में अगर आया जाए तो महासागर में जल है, और जल में सूर्य की किरणें कितना, लगभग 200 मीटर के अंदर तक चली जाती हैं। तो उनको देर लगेगा ना गर्म होने में, स्थल की अपेक्षा निश्चित रूप से देर लगेगा। तो जितनी देर में स्थल गर्म होकर उछलना शुरू कर देगा उतनी देर में जल को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे 10 किरणें आई ये गर्म हो गया, और यहाँ पे 100 किरणें आई सीधा अंदर घुस गई पानी में। तो इसका अर्थ ये हो गया जो मैंने ऊपर लिखा है कि महाद्वीप जल्दी गर्म हो जाएंगे, क्योंकि वो स्थल है, वो सूर्य के प्रकाश को या सौर्य किरण को अंदर उनको नहीं लेके जाना है, वो ऊपर ही ऊपर रह जाएंगी, तो ऊपरी हिस्से को गर्म कर देंगी। लेकिन महासागरों में सूर्य की किरणें जलराशि में लगभग 200 मीटर तक गहराई तक जाती हैं, जल को गर्म करती हैं। समुद्र विज्ञान में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो फिर उनको टाइम लगेगा गर्म होने में ना। और अब आप जानते भी हैं कि 70% भाग पे अगर महासागर हैं और 30% पे स्थल भाग हैं, तो महासागर देर से गर्म होते हैं और देर से वो ठंडे भी होंगे, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा एनर्जी लेंगे, उष्मा लेंगे, उसी हिसाब से थोड़ा देर से वो उष्मा को विकृत भी करेंगे, निकालेंगे भी। तो ये बात समझ में आ गई कि महाद्वीप जल्दी गर्म होते हैं, क्यों? क्योंकि वो स्थल हैं। जल्दी ठंडे होते हैं क्योंकि वो जल्दी गर्म होते हैं। महासागर देर से गर्म होते हैं क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा प्रकाश की मात्रा की ज़रूरत है, और वो चूँकि पारदर्शी होते हैं तो जल में प्रकाश की किरणें चली जाती हैं, तो फिर ज़्यादा एक मोटी लेयर को गर्म करना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्षैतिज वितरण में हम देखेंगे समताप रेखाएं। ठीक है, समान तापमान वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा जो है वो समताप रेखा है। 2 महीने की समताप रेखा ली जाएगी, खींची जाती है, एक जुलाई और एक जनवरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जुलाई माह की समताप रेखा देख लेते हैं। कहाँ की? जुलाई की समताप रेखा। पृथ्वी पर कैसे तापमान होगा, ये रेखाओं से प्रश्न बनता है। तो जुलाई की समताप रेखा हमें दोनों जगहों, दोनों गोलार्धों में देखना होगा। तो सबसे पहले हम उत्तरी गोलार्ध पे बात करते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अब आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जुलाई महीने में उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होगी। जुलाई महीने में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी कि ठंडी होगी? गर्मी होगी। क्या होगी? गर्मी होगी। ठीक, जुलाई की समताप रेखा खींचते समय ये ध्यान रखना कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है, और अगर गर्मी है तो कोई भी समताप रेखा, अब अगर आप यहाँ पर एक पृथ्वी बना लें, ठीक है, और बीच में एक महासागर ऐसे आप खोल दीजिए और इस दोनों तरफ महाद्वीप कर दीजिए। ठीक, ये महासागर है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये रियल मानचित्र तो नहीं है कोई समताप रेखाओं का, लेकिन बस समझाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्थल है और ये जल राशि है। अब चूंकि ये गोलार्ध में बट गया, दोनों गोलार्ध में, अब बात आती है कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है उस समय। कब? जुलाई की महीने में। तो गर्मी है अगर, तो हमें अगर किसी, अब यहाँ समान तापमान वाले स्थान को मिलाना है, तो अगर हम कोई एक रेखा, कोई एक डिग्री मान लेते हैं, जैसे 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का हमें सारे बिंदुओं को मिलाना है, तो कोई समताप रेखा हम यहाँ से लेकर चले तो ये स्थल है, स्थलीय भाग है। तो अब आप बताइए कि स्थल भाग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो स्थलीय भाग होता है जल्दी गर्म होता है, क्योंकि गर्मी का दिन भी है। तो स्थल भाग अगर गर्म है तो समताप रेखाएं किधर जाएंगी? ध्रुवों की ओर जाएंगी ना। क्यों ध्रुवों की ओर क्यों जाएंगी? क्योंकि भाई यह स्थल है, इसकी अपेक्षा तो ज़्यादा ही गर्म होगा महासागर की अपेक्षा, है कि नहीं? तो इनको थोड़ी देर इधर मुड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इन्हें 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान ढूंढना है, वो जगह जहाँ 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। और 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर भी मान लो महासागर ही है, तो ठीक है,
यहाँ 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, यहाँ 17 डिग्री, ऐसे आप लिख लीजिए। अब विषुवत रेखा पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। महासागरों में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पे है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पर है। फिर महाद्वीपों पे वही स्थिति मिलती है। अब हमें समताप रेखा खींचना है, इस 15 डिग्री से सारे 15 डिग्री को मिलाना है, ये ठीक है। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी समताप रेखा बन गई है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो स्थलीय भाग है, यहाँ मैं एक ही चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो समताप रेखाएं हैं वो मानचित्र पे कैसे नजर आएंगी। वो नज़र ऐसे आएंगी, स्थलीय भाग में जो समताप रेखा होगी वो स्थलीय भाग में किधर जाएंगी, ध्रुवों की ओर। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, टेम्परेचर कम होगा, और हमें अधिक तापमान नहीं ढूंढना है। यहाँ 17 से 20 डिग्री विषुवत रेखा के आसपास, हमें 15 डिग्री ढूंढना है। चूँकि स्थल ज़्यादा गर्म हो गए हैं तो इसलिए हमें ध्रुवों की ओर जाना पड़ेगा ठंडा क्षेत्र ढूंढने के लिए। लेकिन महासागर तो अभी ज़्यादा गर्म हुए नहीं हैं, क्योंकि ये देर से गर्म होंगे। तो यहाँ 15 डिग्री तापमान हमें विषुवत रेखा की ओर मिलेगा। वही यहाँ पे लिखा जा रहा है कि स्थलीय भाग में समताप रेखाएं कहाँ जाएंगे, ध्रुवों की ओर, और जलीय भाग में विषुवत रेखा की ओर। ठीक है। अब ये उत्तरी गोलार्ध में चूंकि गर्मी है, लेकिन अब देख लिया जाए दक्षिणी गोलार्ध में क्या है। ये उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी हो, आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में क्योंकि जुलाई की समताप रेखाएं हैं अगर, तो उत्तरी गोलार्ध में यदि गर्मी है तो फिर समताप रेखा महासागर में विषुवत रेखा की ओर आएगी या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाएगी। तो अगर गर्मी है तो महासागर में विषुवत रेखा की ओर आएंगी। ठीक है, क्योंकि अब यही बात आती है कि भाई स्थल में तो ध्रुवों की ओर भाग रही है। तो जवाब है क्योंकि स्थल गर्म हो चुका है ना, तो अब ठंडा टेम्परेचर ढूंढना है अगर, तो आपको ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन महासागर तो गर्म हुए नहीं है, और जब महासागर गर्म हो जाएंगे तो फिर हम ध्रुवीय क्षेत्र की ओर महासागरों में भी चले जाएंगे। लेकिन वो कब गर्म होंगे, जब स्थल ठंडा होगा। तो अभी यही आपको समझना है। हाँ, अब बात करते हैं अगर दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ठंडी है, प्रचंड ठंडी होगी यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में। अब अगर ठंडी है तो समताप रेखाओं की स्थिति क्या होगी। ठंडी में स्थल चूंकि जल्दी ठंडे भी हो जाएंगे, तो जब स्थल ठंडा हो गया है तो हमें तापमान जो रियल चाहिए, तो जो समताप रेखा है वो किधर भागेगी भाई, गर्मी ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ऐसे विषुवत रेखा की ओर। और जैसे महासागर में उतरे तैसे पता चला कि महासागर तो देर से गर्म हुए थे, इनके अंदर गर्मी है अभी। पता लगा कि जैसे गर्म पानी में उतरे तैसे हमको ये हुआ, मान लीजिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा हम लेके चले थे। स्थल यहाँ ज़्यादा ठंडा था तो हम विषुवत रेखा की ओर चले गए, जहाँ पे सूर्य लंबवत पड़ रहा होगा थोड़ा बहुत, तो गर्मी मिली, चलो ठीक है। महासागर में जैसे उतरे तैसे पता लगा कि विषुवत रेखा के आसपास तो महासागर ज़्यादा गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि महासागर है, देर से गर्म होगा आराम से। फिर हम क्या किए, महासागरों में ध्रुवीय क्षेत्र की ओर भागे, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र की ओर तो तापमान कम होगा ही। 15 डिग्री तापमान हमें यहाँ मिला, यहाँ पे। और फिर स्थल पे पहुँचे, जैसे स्थल पे पहुँचे फिर ठंडी थी, तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, विषुवत रेखा की ओर। कहाँ? यहाँ पे मिलेगा 15 डिग्री तापमान। ठीक है, ये समताप रेखाएं ऐसी हैं। देखो 15 डिग्री की समताप रेखा यहाँ है, फिर यहाँ मिला वो तापमान हमें, तो हम यहाँ लेकर आए रेखा को। महासागरों में कूदे तो पता लगा कि ध्रुवीय क्षेत्र की ओर 15 डिग्री तापमान मिलेगा, तो यहाँ रेखा पहुँच गई। मतलब रेखा का मतलब मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। और फिर स्थलीय भाग में 15 डिग्री तापमान अगर मिला तो हमें ये लाइन लेकर के कहाँ जाना पड़ा, विषुवत रेखा की ओर। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं। तो अब आप बताइए कि स्थलीय भाग पर लिखा हुआ है, ये चित्र देख करके आप लिख सकते हैं कि स्थलीय भाग पर समताप रेखा विषुवत रेखा की ओर जा रही है। समताप रेखा कहाँ जा रही है, विषुवत रेखा की ओर। जबकि महासागर में ध्रुव की ओर जा रही है, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर। ठीक है, ये तो हो गई जुलाई महीने की समताप रेखा। प्रश्न एक ही बनेगा इस पे
कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की एक समताप रेखा है जो कि उत्तरी गोलार्ध में जुलाई महीने की समताप रेखा है। अब आप बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में जुलाई महीने में वो समताप रेखा महासागरीय क्षेत्रों में किधर की ओर जाएगी? झुकाव तो होगा किसी की तरफ, टेढ़ी मेढ़ी तो बनेगी। तो आपको जवाब देना होगा कि जो जुलाई माह के समय विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा की ओर महासागरीय क्षेत्र में वो 15 डिग्री की सेंटीग्रेड की जो समताप रेखा है वो मुड़ेगी। जरूरी नहीं है कि ये 15 डिग्री ही लिखे वहाँ पे, 20 भी लिख सकता है, 25 भी लिख सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जनवरी माह की। ठीक है, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध की देख लेते हैं सबसे पहले। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध का क्या हाल है? उत्तरी गोलार्ध क्या है? ठंडा है। उत्तरी गोलार्ध में ठंडी है। फिर से यहाँ पे एक ग्लोब देख लेते हैं, बना लेते हैं कैसे। ये मान लीजिए स्थल, ये बीच वाला महासागर है, बाकी स्थल है। ठीक है, अब कह रहा है कि जनवरी के महीने में उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति है? ठंडी का समय है कि नहीं? सूर्य दक्षिण में है, मकर रेखा पर। तो अगर ठंडी का समय है तो क्या होगा? ठंडी में स्थल जल्दी ठंडे हो जाते हैं ना, स्थलीय भाग जल्दी ठंडे हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर 10, यहाँ मान लीजिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड की एक समताप रेखा लेंगे, स्थल ठंडे हो गए हैं, लेकिन हमें 15 डिग्री यहाँ पे नहीं मिल रहा है। हमें कहाँ मिलेगा? विषुवत रेखा की ओर। यहाँ पे हमें पता लगा विषुवत रेखा के थोड़ी ही दूर पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। जा रहे थे इत्मीनान से, महासागरों में पहुँचे, महासागर में पता लगा कि तापमान यहाँ पे भैया अधिक है। 15 डिग्री तापमान ढूंढने के लिए उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ पे है 15 डिग्री। फिर स्थल पे आए, पता लगा कि स्थल फिर ठंडा है। अब जहाँ ठंडी ज़्यादा है अगर स्थल पे, तो हमें विषुवत रेखा ढूंढना पड़ेगा। विषुवत रेखा की ओर आगे बढ़ेंगे ताकि सूर्य लंबवत चमकता है इस क्षेत्र में, कर्क और मकर के बीच में। तो यहाँ सूर्य तब ज़्यादा मिल रहा होगा, तो तापमान भी अधिक होगा स्थल भाग पे। तो फिर हम कहाँ चले आए? ये अब यहाँ दो फैक्ट सामने हैं आपके कि स्थलीय भाग में 15 डिग्री की समताप रेखा, या सिर्फ आप समताप रेखा लिखिए कि स्थलीय भाग में समताप रेखा कहाँ मुड़ रही है? विषुवत रेखा की ओर मुड़ रही है, जबकि जलीय भाग में यह समताप रेखा ध्रुवीय क्षेत्र की ओर मुड़ती है। यह लिख लीजिए, स्थलीय भाग में समताप रेखा भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती है, जबकि जलीय क्षेत्र में यानी महासागर में ध्रुवों की ओर मुड़ती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम उत्तरी गोलार्ध देख लिए हैं, तो अब देख लेते हैं कहाँ दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थिति होगी। जनवरी महीने में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? गर्मी की ठंडी। दक्षिणी गोलार्ध में भाई गर्मी होगी, क्योंकि सूर्य मौके पर है। अगर गर्मी होगी यहाँ पे, तो हम कोई समताप रेखा मान लीजिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा लेके निकले, तो स्थल ज़्यादा गर्म हो गया है। तो अगर गर्म है स्थल ज़्यादा गर्म है, तो हमें किधर जाना होगा? भाई गर्मी अगर है यहाँ पे, तो हमें ठंडा ढूंढने के लिए ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाना होगा। तो हमारी समताप रेखा किधर मुड़ेगी? ध्रुवीय क्षेत्र की ओर। ठीक है, लेकिन महासागर चूंकि देर से गर्म होंगे, ये तो यहाँ पे तो ये ठंडे हैं, तो हम ये विषुवत रेखा की ओर ले जाएंगे इनको। कहाँ ले जाएंगे? विषुवत रेखा की ओर। यहाँ पे हमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिल गया। अब फिर स्थल पे पहुँच गए, अब स्थल ठंडा है, सॉरी स्थल गर्म है, क्योंकि यहाँ गर्मी का समय है और स्थल जल्दी गर्म हो गया है। तो हमें मिनिमम तापमान यानी 15 डिग्री तापमान यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिलेगा, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ भी आप लिख लीजिए कि स्थलीय भाग में किधर की ओर मुड़ रही है रेखा? ध्रुवीय क्षेत्र की ओर। स्थलीय भाग में समताप रेखा ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र की ओर तथा जलीय क्षेत्र में यानी महासागर में किधर जा रही है? भूमध्य रेखा की ओर। भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती है। अब अगर ये तो बात हो गई समताप रेखाओं की।
ये आपको तभी समझ में आएगा जब इससे पहले क्लास के शुरुआत में मैंने कुछ फैक्ट आपको लिखवाए थे। अगर आप उनको थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे तो ये बहुत आसान चीज़ है। इन समताप रेखाओं को आप आंख बंद करके कभी भी दौड़ा सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ हमने 2-3 बातों का इस्तेमाल किया। पहला, देर से गर्म होना, देर से ठंडा होना। महासागर कब गर्म होते हैं, कब ठंडे होते हैं, क्यों, ये आप जानते रहें। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनवरी माह में सूर्य कहाँ होगा, जुलाई माह में सूर्य की स्थिति कहाँ होगी, ठीक है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध सबसे ठंडा होगा, ठंडी होगी, और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होगी। तो ये समताप रेखाएं 36 थी, जो 36 वितरण तापमान का ये आपने देखा समताप रेखाओं के माध्यम से, ठीक है, कि पृथ्वी पर बहुत सारी, अब ये तो मैंने एक समताप रेखा खींची है दोस्त, ऐसी बहुत सारी समताप रेखाएं आपको पृथ्वी पर मिलेंगी, बहुत सारी समताप रेखाएं। जब आप मानचित्र सर्च कर लीजिएगा, आजकल गूगल बहुत कुछ देने लगा है, अब मानचित्र देखेंगे ना कि समताप रेखाओं की, तो आप पाएंगे कि एक पूरे ग्लोब पर या फिर आप वर्ल्ड मैप पे बहुत सारी ऐसी रेखाएं मिलेंगी। इनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप ये तो समझ सकते हो ना देख करके कि कोई रेखा किधर मुड़ी है। उस मैप को आप ध्यान से देखिएगा, एटलस होगा वहाँ भी आपको दिख जाएगा कि जो रेखाएं हैं, अगर वो रेखाएं दक्षिण की ओर मुड़ी हैं, ये ऐसे या विषुवत रेखा की ओर गई हैं, तो वहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जनवरी की समताप रेखा है या जुलाई की है। अगर वो उत्तरी गोलार्ध में यानी विषुवत रेखा की ओर मुड़ी है तो क्यों मुड़ी है, अगर वो ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जा रही है तो क्यों जा रही है। इन सब का कारण आप ढूंढ सकते हैं अब आप, ठीक है। तो आप मैप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। ये तो बात थी 36 वितरण की, और 36 वितरण में एक छोटी सी चीज़ और है जो छूट रही है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे समताप रेखाएं क्या हैं। अब अगर आप कहीं मैप में देखेंगे, किताब में या एटलस में भी या एग्जाम में, तो अब आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं सोच समझ कर। कॉन्सेप्ट था ये, अगर इतना तैयार है तो आप कोई भी रेखा वो खींच दे। एग्जाम में करता है क्या, कभी कभी ऐसे रेखाएं बना देगा, ऐसे लहराती हुई रेखाएं, ठीक है। अब आपको ये बताना होता है कि अब मान लीजिए ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है, ये महासागर है, ये वाला महासागर है, ठीक है, ये महाद्वीप है। अब उत्तरी गोलार्ध में है, अब अगर समताप रेखा महासागर में विषुवत रेखा की ओर आ रही है, समताप रेखा महासागर में विषुवत रेखा की ओर आती है और महाद्वीप पर कहाँ जा रही है, ध्रुवीय क्षेत्र में, क्योंकि इसका कर्व जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र की ओर है। तो भाई ये ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जा रहा है और ये विषुवत रेखा की ओर आ रहा है, यानी ये जो समताप रेखा किसी एक ही टेम्परेचर को दिखा रही होगी। मान लीजिए ये 10 डिग्री वाली है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की अगर एक रेखा खींच दिया एग्जामिनर ने और उसने बता दिया कि महाद्वीप पर ये उत्तरी गोला यहाँ जा रहा है, कहाँ पे, ध्रुवीय क्षेत्र में, और महासागरों में विषुवत रेखा की ओर आ रहा है, तो इसका अर्थ ये होगा कि स्थल गर्म है, महासागर अभी ठंडे हैं। और स्थल गर्म कब होगा, जब जुलाई की समताप रेखा खींची जाएगी उसी में, तो जब जुलाई का महीना होगा तभी तो स्थल जल्दी गर्म होगा। यहाँ से आपको आंसर निकालना होगा, ठीक है। ये एक टेक्निक है, एग्जामिनर ऐसे आपको चित्र दे देगा, ठीक है। ये तो समताप रेखाओं के माध्यम से खींचा गया। अब इस 36 वितरण को हम लोग जरा देख लेते हैं किसके माध्यम से, ताप कटबंधों के आधार पर, ताप कटबंध। और ये हम देखेंगे अगली क्लास में। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। अगली क्लास में हम ताप कटबंध के आधार पर देखेंगे, और 1-2 बातें और हैं उनको भी हम सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।